Good morning, students. 7th standard science subject 18th lesson the sound या प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या देखा था, साउंड जो है, साउंड कैसे आता है, ये सब हम लोग लास्ट टाइम 6th स्टैंडर्ड में सुना था। और साउंड जो है प्रोड्यूस करने के लिए किसका ज़रूरत रहता है, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड के लिए वाइब्रेशन का ज़रूरत रहता है। ठीक है, और सभी साउंड अपने को सुनाई देने का है तो उसके लिए किसका ज़रूरत रहता है, वाइब्रेशन का, है ना। जब वाइब्रेट होता है कौन सा भी चीज़ तब अपने को साउंड आता है। ये हम लोग लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है ना। तो कब कब साउंड आता है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखो, क्लैप योर हैंड्स तो साउंड आता है, और प्लेड ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तभी भी साउंड आता है, और फायर कर जो है बर्स्ट करने के टाइम पे, या नॉक एट द क्लोज डोर, सब साउंड आने वाला चीज़ेस ही रहता है। ठीक है, तो जो साउंड रहता है वो हमेशा साउंड में फर्स्ट पहले क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। साउंड वाज जनरेटेड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल द बेल and or the strings of diaphragm or a musical instrument, and some example of like bursting a cracker, clapping, lightning strike, इसमें सब क्या रहता है, वाइब्रेशन होता है। एंड ऑल दीज वाइब्रेशंस आर इम्पार्टेड टू द मॉलिक्यूल्स इन द एयर एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड। जो भी वाइब्रेशन है और एयर का मॉलिक्यूल्स में एक साथ ये होता है और वाइब्रेशन शुरू हो जाता है और साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इतना आया समझ में साउंड का। और साउंड इज जनरेटेड बाय द रिथमिक वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा भी ऑब्जेक्ट का रिथमिक वाइब्रेशन जब रहता है तब वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। और वी कैन सी हियर द साउंड एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। जब वाइब्रेशन चालू रहता है तभी अपने को साउंड सुनाई देते हैं। जब वाइब्रेशन बंद हो गया तो क्या होएगा, अपना साउंड जो सुनने का ये भी बंद हो जाता है। और सिर्फ वाइब्रेशन दिखता है अपने को, लेकिन इतना माइन्यूट रहता है, बहुत कॉन्सेंट्रेशन देखा तो ही अपने को दिखता है, और कभी कभी जो वाइब्रेशन है वो दिखता भी नहीं है। नेक्स्ट इज ऑस्किलेटर, ऑक्सीलेशन एंड ऑक्सीलेशनरी मोशन। ठीक है, ऑक्सीलेटर बोला तो क्या रहता है, ये स्विंग दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ लाइक इज एन ऑक्सीलेटर। एक साइड से, अभी पेंडुलम देखा रहेगा, क्लॉक का पेंडुलम जो है एक साइड से शुरू होता है, दूसरे साइड पे जाते हैं, वापस वही जगह पे आ जाता है। तो ये जो कौन सा भी चीज़ जो है मूव होता है बैक और फोर्थ, आगे पीछे जो मूव होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीलेटर। ठीक है, व्हेन स्विंग्स मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पोजीशन या स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑक्सीलेशन। तो एक जगह से स्टार्ट करके दूसरे जगह पे जाके फिर से रिटर्न होके वही जगह पे आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीशन ऑफ वन ऑक्सीलेशन। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुआ या एक राउंड कंप्लीट हुआ तो हम लोग बोलते हैं एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, और द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द ऑक्सीलेटर एंड आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल पोजीशन इज कॉल्ड द ऑक्सीलेटरी मोशन। और ये जो मोशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। ओके, इसमें आप लोगों को ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो 2-3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। ऑक्सीलेशन का, स्विंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेंटर पॉइंट दिया है, और आगे का और पीछे का दोनों पोजिशंस भी दिया हुआ है उसमें। और जब रबर बैंड जो रहता है वो भी हम लोग ऐसे खींच के निकालेंगे तो वापस वही पोजीशन में आके रुकते हैं ना। और ऑक्सीलेटरी मोशन एंड एम्पलीट्यूड, ऑक्सीलेटरी मोशन एंड एम्पलीट्यूड बोला तो जब थ्रेड को हम लोग मूव करते हैं तो पहले एक पोजीशन में, मिडिल पोजीशन में, सेंट्रल पोजीशन में रहता है, फिर बाद में बी तक जाता है, फिर सी में आ जाता है क्या नहीं। तो एम्पलीट्यूड जो रहता है, एम्पलीट्यूड बोला तो क्या रहता है जब भी ए एंड comes to the position B, it is seen to be curved। ठीक है, A से B तक गया तो उसका जो ये है कर्व्स दिखेगा। एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पोजीशन A एंड पोजीशन B ऑन स्ट्रेचिंग द रबर इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो जो डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस जो रहता है ओरिजिनल पोजीशन से और जो आप स्ट्रेच होने के बाद का जो पोजीशन है उसका बीच में का डिस्टेंस जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, इतना आए समझ में, एम्पलीट्यूड क्या रहता है, ऑक्सीलेटरी मोशन क्या रहता है, और ऑक्सीलेशन बोला तो क्या रहता है। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेटरी एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बोला तो क्या रहता है, टाइम पीरियड जो है, ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड जो रहता है उससे हम लोग ओरिजिनल जो मोशन है उसको डिवाइड करते हैं। टाइम रिक्वायर्ड बाय एन ऑक्सीलेटर
टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेटर। तो एक ऑक्सीलेशन पूरा कंप्लीट करने के लिए एक ऑक्सीलेटर को कितना टाइम लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेटर, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेटर बोलते हैं। और तब पहले के एक्टिविटी में हम लोग देखा, जो ऑक्सीलेटर है ए से बी तक जाता है और बी से वापस ए तक जाता है, फिर सी तक जाता है, सी से वापस ए तक आता है, ठीक है। तो बी ए सी ए बी, ऐसा वो एक जगह से स्टार्ट होता है दूसरे जगह पे आता है, फिर से वही पोजीशन में से शुरू होके होता है, उसको क्या बोलते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज टी of the oscillation. The number of oscillations completed by one oscillator in 1 second is called the frequency of oscillation. एक सेकंड में कितने बार ऑक्सीलेटर कंप्लीट करते हैं ऑक्सीलेशंस, तो उसको बोलते हैं 1 मिनट सेकंड में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो द टोटल मोशन B to A to C, C to A to B in the previous activity is one oscillation, ठीक है। बी से शुरू होके सी तक जाके वापस बी में आ जाते हैं तो उसको एक ऑक्सीलेशन हो जाता है, और 1 सेकेंड में कितना टाइम पीरियड कितना ये होता है वो देख के फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस occurring in 1 सेकेंड एंड द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो रहता है वो क्या रहता है, हर्ट्स रहता है, ठीक है, HERTZ। तो HZ भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हर्ट्स को। तो ये क्या है, हर्ट्स बोला तो यूनिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट रहता है। एंड 1 हर्ट्स मीन्स देयर इज 1 ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में एक ऑक्सीलेशन होता है तो उनको हम लोग 1 हर्ट्स बोलते हैं। और 100 हर्ट्स मीन्स 100 ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड, 100 हर्ट्स बोला तो एक सेकेंड में 100 बार ऑक्सीलेशन हो जाता है, ओके। किसी सबको समझ में आ गया ना ऑक्सीलेशन क्या है और ये सब, ओके देन बाय।